ओके गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्रिक्शन। तो एक्चुअली फ्रिक्शन क्या होता है गाइस, हम देखते हैं फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, हम अर्थ के आसपास रहते हैं, तो हम देखते हैं कि ये क्या है, अर्थ है जिस पर क्या हुआ है, एक बॉक्स पड़ा है। ठीक है गाइस, ये क्या है, एक तरह का बॉक्स है जो कितना है 50 kg का है सपोज इन रेस्पेक्ट। तो ये क्या है, एक बॉक्स है जो क्या है अर्थ पर पड़ा है। ठीक है गाइस, तो हमें पता है कि जो अर्थ जो होती है वो अपने आसपास से जितने भी ऑब्जेक्ट होती है उस पर क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस पर जो कितना लग रहा है, इसका मास क्या है, mg है, m है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है g लग रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg इस पर हमेशा लगता है। अपने आसपास में जितनी भी ऑब्जेक्ट होती है उस पर सब पर ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है जो इसके सेंटर की तरफ आता है। तो इस पर फोर्स लग रहा है F बराबर ये जो है mg लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, वो इसको क्या करता है, नीचे की तरफ खींच रहा है। मान लिया हमने नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन क्या ये मोशन में है? नहीं है, क्योंकि ये रेस्ट पर है, अर्थ की सरफेस पर पड़ा हुआ है, ये ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, रेस्ट पर है, ये मोशन में नहीं है। और इस पे फोर्स एक ही साइड में लग रहा है mg में। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। न्यूटन क्या कहता है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, तब तक वो अपने इनिशियल पोजिशन में नहीं रहता है। ठीक है गाइस, उसके अब ये जैसे इस पर नेट फोर्स अगर जीरो नहीं होगा तब तक ये क्या रहेगा, मोशन में रहेगा या रेस्ट में रहेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अब मैंने मान लो इस बॉक्स को मैंने यहाँ पर छोड़ा, ये ना, ये बॉक्स कोई यहाँ पे था, मैंने इसको छोड़ा तो इस पर फोर्स न्यूट्रल पर है। यहाँ पर आने के बाद अब ये क्या है कि ये रेस्ट में कैसे आया, यहाँ पर आने के बाद ये रेस्ट में क्यों आया? ऊपर से मैंने छोड़ा, ये यहाँ पर सरफेस पे आने के बाद रुक गया, रेस्ट पर आ गया, तो अब ये रेस्ट पे आ गया। तो जब इस पर फोर्स लगा ही नहीं तो ये रेस्ट पर कैसे आया? इसका मतलब रेस्ट पर नहीं आया सकता, जब तक इस पर फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये रेस्ट पर नहीं आ सकता, जो कि इसको क्या करता है, अपोज करता है। नेट फोर्स इस पर जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक ये रेस्ट में नहीं आएगा। इसका मतलब इस पर कोई और फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कौन सा लग रहा है, वो फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है, बिल्कुल इसके सरफेस के क्या है, बिल्कुल अपोजिट परपेंडिकुलर लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और वो कैसा होता है, इसके इक्वल होता है हमेशा। इसके जो नॉर्मल फोर्स होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ नॉर्मल जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, एफ बराबर mg के बराबर होगा, लेकिन इसके इक्वल और अपोजिट होता है। तो ये नेट फोर्स यहाँ पर इस बॉक्स पर जो नेट ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। गाइस, यहाँ तक आया कॉन्सेप्ट। नॉर्मल जो होता है वो क्यों कहाँ लगता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है हमेशा ही, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के हमेशा ही परपेंडिकुलर। कैसे हम देख सकते हैं कि भाई अगर ये इस तरीके की सरफेस है और यहाँ पर इस पर बॉक्स लग रहा है, यहाँ पर इसका बॉक्स है, तो इस पर जो नॉर्मल है, इस पर जो mg लगेगा, इस पर जो फोर्स mg लगेगा वो तो इसके नीचे लगेगा, एकदम बिल्कुल अर्थ की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है गाइस, तो ये mg तो इस तरफ नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन जो नॉर्मल फोर्स है वो अब है ना इस तरीके से नहीं लगेगा, कि इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं लगेगा। अब जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, वो जो नॉर्मल फोर्स है इस सरफेस कैसी है, अब ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर लगेगा। तो जो नॉर्मल फोर्स होता है गाइस, वो नॉर्मल फोर्स कैसा होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और कितना होता है, mg। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर अब नॉर्मल फोर्स लग रहा है, हम देख सकते हैं कि इस नॉर्मल जो फोर्स लगेगा अब ये क्या बना रहा है, इस mg के साथ कोई एंगल बना रहा है कि बना रहा है गाइस। अब ये क्या करता है, नॉर्मल फोर्स mg के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है, जिसके बाद इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक mg कोस थीटा और एक mg साइन थीटा गाइस। तो ये कंपोनेंट से ये mg को इक्वल करेगा गाइस। आगे देखते हैं, तो नॉर्मल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ आया कि नॉर्मल फोर्स कहाँ से आया। नॉर्मल फोर्स आने के बाद अब हम देखते हैं कि इस बॉक्स पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है, फिलहाल जीरो है। तो क्या मैं इसके कुछ भी फोर्स लगाऊं, इस पर थोड़ा सा ही फोर्स लगाऊं, तो ये क्या मोशन में आ जाएगा। सपोज कीजिए कि ये 50 kg का बॉक्स है, एक 5 साल का बच्चा आता है, कि 5 साल का बच्चा खेलता हुआ आता है, वो कहता है, उसकी इच्छा होती है कि मैं इसको धक्का दूं, तो वो इसको क्या करता है, जब वो इसको धक्का देता है तो ये मूव करेगा, नहीं कर पाता है, ये मूव नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, ये तो बिल्कुल इस पर कोई फोर्स ही नहीं है, इसमें मतलब नेट फोर्स इस पर जीरो है, तो फिर ये मूव क्यों नहीं कर पाता। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट आता है कि इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, ये इसलिए मूव नहीं कर रहा है, इस पर कुछ ना फोर्स लग रहा है, जो कि क्या कर रहा है, ये जो बच्चा है वो फोर्स लगा रहा है, उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसको नेट बैलेंस जो फोर्स लगा रहा है वो जीरो कर रहा है ना। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है, और वो जो कुछ फोर्स लग रहा है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, उसको नाम दिया फ्रिक्शन। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने नाम दिया फ्रिक्शन, कि इसके जो ये अपोज कर रहा है इसके मोशन को, उसको हमने नाम दिया फ्रिक्शन। अब सवाल उठता है कि ये फोर्स कितना है और ये फोर्स क्यों है। तो ये जो फोर्स लगता है जो इसके मोशन को अपोज करता है वो क्या होता है, एक तरीके से एक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ये जो फ्रिक्शन होता है वो किस तरीके से होता है? ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है गाइस। अब ये क्या होता है? ये क्यों लगता है? इन दोनों सरफेस में जो भी चार्ज होता है उसकी वजह से, मतलब इनमें पार्टिकल्स में चार्ज होता है उसकी वजह से ये लगता है गाइस। ठीक है, तो ये लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही लगता है। और अब ये लगता कितना है गाइस? भाई डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कितना लगेगा। अब इसके फादर आता है, वो क्या करते हैं? वो भी, ये बच्चा रोने लग जाता है तो इसके फादर आते हैं, वो इसको पुश करते हैं कि चल अपन मिलके पुश करते हैं। तो दोनों बाप बेटे मिलकर पुश करते हैं और ये क्या हो जाता है? मोशन में आ जाता है। तो अब तो ये मूव कर गया, तो हम ये कैसे जज करेंगे कि भाई कब ये मूव करेगा और कब ये नहीं? तो हमारे दिमाग में एक और आया कि भाई ये फोर्स कितना लगता है, कब लगता है और कैसे लगता है। तो ये बात आई, तो हमने जब साइंटिस्ट ने इसको डिस्कस किया या फिजिक्स के जो भी थे उन्होंने डिस्कस किया, तो उन्होंने देखा कि 3 तरह के फोर्स लगते हैं। नॉर्मली फ्रिक्शन जो होता है 3 तरह का होता है गाइस। कौन कौन सा होता है देख सकते हैं आप। फ्रिक्शन जो उन्होंने डिस्कस किया है वो उन्होंने देखा 3 तरह का होता है। एक फ्रिक्शन होता है स्टैटिक्स, दूसरा होता है गाइस, दूसरा जो होता है वो काइनेटिक फोर्स। तीसरा जो फोर्स होता है जो लगता है वो कौन सा होता है? रोलिंग। फ्रिक्शन जो होता है वो रोलिंग लगता है। ठीक है गाइस, वो कैसा होता है? रोलिंग होता है, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है गाइस। ठीक है, 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं, एक काइनेटिक होता है, एक स्टैटिक्स होता है, एक काइनेटिक्स होता है, एक रोलिंग होता है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है गाइस? कब काइनेटिक लगता है, कब काइनेटिक लगता है, कब स्टैटिक्स लगता है, कब रोलिंग लगता है? तो इसका डिसीजन करने के लिए हम देखते हैं, एक डायग्राम देखते हैं गाइस। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ देखते हैं, इसको मिलाना है। देखो कि एक बॉक्स है गाइस, ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, ये मोशन में है। तो इस पर क्या लगता है? हमें पता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उस पर 2 तरह, एक तो ये नॉर्मल फोर्स mg नीचे की तरफ लगता है, इसके अपोजिट में नॉर्मल फोर्स लगता है। तो इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये इस तरफ से मूव कर रहा है, तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा इसके अपोजिट वो कैसे लगेगा? इस तरफ लगेगा, एफ ऑफ के, यानी कि फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक, जो किस तरफ लगेगा? इस तरफ। तो ये जो हमने डिस्कस किया, तो ये क्या कहता है कि फ्रिक्शन क्या कहता है? फ्रिक्शन जो लगता है वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो F होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? नॉर्मल के, यानी कि F ऑफ K बराबर होता है म्यू ऑफ K n। यानी जहां पर ये म्यू क्या है? यहाँ पर ये कोफिशिएंट ऑफ है, ये है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक मोशन, फ्रिक्शन। ठीक है, जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, ये क्या होता है? ये जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है गाइस। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना, किसके प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। और ये क्या कितना होता है? एफ ऑफ म्यू के, जहाँ ये म्यू क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो कि ऑब्जेक्ट के मटेरियल के हिसाब से चेंज होता रहता है गाइस। ये तो होता है काइनेटिक फोर्स में। तो जब बात करते हैं, हम देखते हैं कि ये लगता है, ठीक है, लेकिन हम में से किसी ने देखा कि जब ये कोई फोर्स लग रहा है, एक हम देखते हैं, कई बार देखते हैं, आप जैसे देखे होंगे कि अगर कोई वो ऑब्जेक्ट जो होता है शुरू में अगर रेस्ट में होता है तो हम उस पर फ्रिक्शन लगाते हैं, हम इस पर फोर्स लगाते हैं। तो ये क्या होता है कि कुछ हद तक, जैसे कि भाई ये 5 फोर्स लगा है, ये किस तरह का फोर्स होता है? जो स्टैटिक फोर्स किस तरह का होता है कि अब मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें नेट 10 न्यूटन फोर्स चाहिए। ठीक है गाइस, क्या चाहिए? 10 न्यूटन फोर्स चाहिए। तो ये क्या है? सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है। जो स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन होता है वो कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टेबल होता है। कैसे कि अगर वो बच्चा है, ये मान लो सपोज कीजिए वो बच्चा है, इस पर न्यूटन फोर्स कितना लगा रहा है? इसको चाहिए मूव होने के लिए कितना? 10 न्यूटन फोर्स चाहिए। तो ये बच्चा क्या लगा रहा है? 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो ये वापस जो है फ्रिक्शन इतना ही लगेगा जितना ये फोर्स लगा रहा है। ये अगर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा, एफ ऑफ काइनेटिक जो फ्रिक्शन, स्टैटिक्स जो फ्रिक्शन लगेगा वो भी कितना ही लगेगा? इसके इक्वल और अपोजिट लगेगा। ठीक है, वो भी 5 न्यूटन लगेगा। ऐसा नहीं कि ये इसकी मैक्स लिमिट कितनी है? 10 न्यूटन की है तो ये 5 न्यूटन लगाएगा तो ये 10 न्यूटन लगाएगा, ऐसा नहीं है। ये जितना लगाते हो आप उतना ही लगाएगा। वरना अगर ये उससे ज़्यादा लगा देता, मान लो कि ये 5 न्यूटन ही लगा रहा है और ये वापस इधर 10 न्यूटन लगाने लग जाता, ये तो बच्चा गिर जाता नीचे और ये बच्चा के ऊपर चढ़ जाता। ऐसा होता है? नहीं होता है। यानी कि ये फोर्स है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है।
ये क्या करता है, जितना आप इस पे लगाओगे ना ये आपको उतना ही वापस पुश करेगा कि भाई देख तू 5 लगा रहा है तो मैं भी 5 लगाऊंगा, तू 6 लगा रहा है 6 लगाएगा तो मैं भी 6, अगर ये 8 न्यूटन लगाएगा तो भी ये 80 न्यूटन लगाएगा। अगर आप 10 न्यूटन लगाते हो तो ये 10 न्यूटन पर अगर ये मूव करता है तो हम देखते हैं कि ये इसका जो एफ ऑफ मैक्स होता है ना, जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक्स, ये भी प्रोपोर्शनल होता है किसके गाइस, नॉर्मल के फोर्स के, तो नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो यहाँ पर एफ ऑफ एस होता है वो किसके होता है, म्यू ऑफ एस ऑफ न्यूटन, यानी जहाँ पर म्यू ऑफ एस क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है गाइस यहाँ पर। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, देख सकते हैं आप गाइस यहाँ पर ये मैक्स है, एफ ऑफ मैक्स जो होगा वो क्या होगा, म्यू ऑफ एस ऑफ एन के बराबर होगा, देखिए ठीक है, और उससे कम जितना भी आप लगाओ वो अपने आप सेल्फ एडजस्ट होता है, तो ये मैक्स होता है। तो हम देखते हैं कि कोई बॉक्स अगर रेस्ट पर पड़ा है और हम उसको पुश करते हैं, हम क्या करते हैं उसको पुश करते हैं, तो हमें शुरुआत में इनिशियल में जब हम फोर्स लगाते हैं तो हमें क्या होता है, एक झटके के साथ वो आगे मोशन में जाता है, ठीक है, वो झटका लगता है और फिर वो आराम से मूव होने लग जाता है। हम एक बार शुरू करते हैं जब उसको हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो ये ज़्यादा क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि म्यू ऑफ एस जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और म्यू ऑफ के होता है वो क्या होता है, कम होता है। यानी कि जो म्यू ऑफ एस की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है म्यू ऑफ के, और जैसे ही क्योंकि जब तक ये रेस्ट पे रहता है तब तक इस पर फोर्स कौन सा लगता है, म्यू ऑफ, जैसे ही जब तक ये रेस्ट पे रहता है तब तक फोर्स ये कोफिशिएंट कौन सा लगता है, म्यू ऑफ एस लगता है, लेकिन जैसे ही ये मोशन में आया तो कोफिशिएंट इसका म्यू ऑफ एस से चेंज होकर म्यू ऑफ के लग जाएगा, क्योंकि मोशन करते ही तो म्यू ऑफ कोफिशिएंट एस लग जाए। तो जब ये क्या होता है, म्यू ऑफ एस ज़्यादा होता है तो इसको क्या पुश करने के लिए हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, और जैसे ही ये मोशन में आ जाता है तो फिर हमें इसके रेस्पेक्ट में क्या है, मोशन कराने के रेस्पेक्ट में क्या करता है, कम फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि म्यू ऑफ के की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो इस पे जो फोर्स लगाना पड़ता है मैक्सिमम कितना होता है मोशन के लिए, म्यू एस ऑफ एन लगाना पड़ता है, लेकिन बाद में हमें म्यू के ऑफ एन लगाना पड़ता है गाइस, ठीक है। सेम इस यही प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा रिजल्ट क्या है कि जो म्यू ऑफ स्टैटिक यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है किससे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, ये यहाँ पर आया। अब हम देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई चीज़ रोलिंग करती, मोशन करती रहती है तो इस पर भी एक फोर्स नॉर्मल इस तरफ लगता है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस पर भी क्या लगता है, एक फ्रिक्शन लगेगा, और वो कितना लगता है, जो फ्रिक्शन ऑफ रोलिंग होता है वो भी प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल के। जो ये कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन ऑफ रोलिंग बराबर कितना हो जाएगा, म्यू ऑफ रोलिंग इंटू नॉर्मल गाइस। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसके रेस्पेक्ट में, अगर ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऐसे मूव करते हैं उसके बजाय अगर हम इसके नीचे पहिए लगाकर मूव करते हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो ये आसानी से मूव होता है, यानी कि क्योंकि इसका फ्रिक्शन म्यू ऑफ आर जो है वो क्या कम होता है, इसलिए ये और आसानी से मूव होता है। तो हम इससे क्या रिजल्ट मिलता है कि जो म्यू ऑफ रोलिंग होता है, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, और भी कम होता है। तो यानी हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिला कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है बजाय रेस्पेक्ट में स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन के, और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम कौन सा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। इसलिए हम गाड़ियों में टायर लगाते हैं, जो पहिए लगाते हैं, जिसका इन्वेंशन होता है, आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है यह करता है, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, यानी कि ये रिलेटिव मोशन है एक तरीके से। कैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर दो बॉक्स हैं, ठीक है गाइस, तो ये एक बॉक्स यहाँ पर मान लेते हैं और एक दूसरा बॉक्स यहाँ पर लेते हैं। तो हम अगर इस बॉक्स पर अब एक बॉक्स है, इसको हम इस तरफ मूव करते हैं, तो ये बॉक्स क्या करता है, ये बॉक्स इसके रेस्पेक्ट में हम देखें तो इस बॉक्स को अगर इस तरफ मूव करते हैं तो ये इस पर क्या करेगा कि इसके अपोजिट इस तरफ फोर्स लगाएगा, यानी इसको बॉक्स नंबर 1 लेते, इसको बॉक्स नंबर 2 लेते। तो ये क्या करता है, इसके अपोजिट इस तरफ मूव कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये इस पर फ्रिक्शन किस तरह से, लेकिन हम देखते हैं इसके रेस्पेक्ट में, तो अगर ये भी, तो इसके रेस्पेक्ट में भी तो ये मूव कर रहा है, तो ये भी मतलब अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है, यानी कि ये इस तरफ मूव कर रहा है ना, तो उसके हिसाब से ये भी इस तरफ मूव कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। रिलेटिव मोशन क्या होता है, एक ट्रेन में हम देखते हैं रिलेटिव मोशन में क्या होता है कि अगर आप बैठे हो ट्रेन में देखते हैं कि ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में मैं एक ट्रेन में बैठा हूँ, एक ट्रेन जैसे हम देखते हैं कि एक दो ट्रेन है पैरेलल चल रही है, ठीक है गाइस, तो एक आदमी यहाँ बैठा है, दूसरा अगर यहाँ बैठा है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो मैं अगर इस तरफ जा रहा हूँ तो मेरे रेस्पेक्ट में क्या जा रहा है कि ये पीछे की तरफ जा रहा है, मैं तो यहीं बैठा हूँ, ट्रेन में गाड़ी मेरी चल रही है लेकिन मैं तो यहीं बैठा हूँ, मैं मेरे रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, मैं ये गाड़ी में बैठा हूँ तो मेरे को लग रहा है मेरे रेस्पेक्ट में ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और इसको क्या लग रहा है कि इसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ।
तो दोनों का रेस्पेक्ट में चेंज हो गया, यानी कि इसको एक नंबर बॉक्स, मान लो फर्स्ट बॉक्स नंबर फोक्स है तो ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये सेकंड नंबर को क्या लग रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो ये इस पर फोक्स लगाएगा F(2), ठीक है। लेकिन जब इसको ये लगता है, अब उसको फ्रिक्शन को, इसको क्या लगता है, इसको लगता है कि मैं तो यही हूं लेकिन ये बॉक्स इस तरफ जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता, तो ये भी इस पे फ्रिक्शन लगाएगा और ये भी इस पे फ्रिक्शन। इसको हम नेक्स्ट जब एग्जांपल लेंगे इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हो गया फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट गाइस, ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।